रेवन पहले पढ़ने तो दे, और तो वीक भी स्टार्ट हुआ और हेरॉन्स फार्मूला पूरा ग्रेविटेशन आएगा जो पढ़ेंगे वो आएगा। पिछले वीक का आएगा क्या जो 2 दिन का पढ़ा था? दस दिन आप रिवीजन कराओगे तो एग्जाम अब कराओगे। देखो रिवीजन किस बात की? अब कौन सा एग्जाम होगा? अब तो दिसंबर में होगा। उस वालों का दिसंबर में होगा ना? दिसंबर में 15 तारीख को। अच्छा एयरफोर्स वाले अब जनवरी में होगा। जनवरी में होगा। अरे एयरफोर्स वालों के ऑप्शन होंगे ना। ये देखो अनलकी पीपल, नाउ वेट बट हम मेजॉरिटी में हैं। 2 लोग ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक ही माना जाएगा गमी के पेज नंबर या फिर एक्सरसाइज क्या क्या पढ़ रहे है? हैं? इज 137। वेट देखिए, वेट जैसे किसी कोई भी चीज अर्थ की तरफ आ रही है तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और जो फोर्स लगता है इनके बीच में वो जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ अर्थ और अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस मास प्लस का ग्रेविटी रेडियस ले लिया जाए, क्योंकि 1 मीटर से तो कुछ होता नहीं है, तो आर ई स्क्वायर। अब जरा देखो कि डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। रिपीट करो सौम्या। डाउनवर्ड एक बार से रिपीट करना। हाँ ये हाँ मतलब हाँ, वही बोलो। डाउनवर्ड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डाउनवर्ड फोर्स सर इसमें ये भी तो लिखा है ना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। ड्यू टू ग्रेविटी। जो नीचे जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड वेट। जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, इस पर एक नीचे फोर्स लग रहा है, अब मैं इसे उठाने की कोशिश कर रहा हूँ तो लेकिन ये नीचे ही चला जा रहा है, तो इस पर जो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है दैट इज वेट। किसी भी चीज़ आलू भी उठाती हो या बकेट उठाती हो तो वेट लगता है कि नहीं नीचे, तभी तो उसके अपोजिट उठाना पड़ता है उतना फोर्स लगा कर। अगर उस पर 100 न्यूटन का डाउनवर्ड लगा तो 100 न्यूटन ऊपर लगाओगी तभी उठा पाओगे, क्योंकि उसको काउंटरएक्ट करना पड़ेगा। तो अब जरा रिपीट करो, व्हाट इज वेट? Downward force acting on any object due to gravity is called इट इज कॉल्ड वेट। हाँ जो मतलब 100 न्यूटन का इसके ऊपर फोर्स लग रहा है नीचे की साइड, ऊपर ले जाने को 100 से ज़्यादा का चाहिए होगा। बहुत थोड़ा सा, अगर 100 लगा लो तो ऊपर हो गया, अब उसे कहीं भी ले जाओ क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं है। अब वो बस आप उसे पिट पुश, वेरी लिटिल पिट पुश इज नीडेड टू, ठीक है, क्योंकि अब उस पर कोई चीज कट नहीं कर रही। बात समझ में आ गई कि नहीं? सर तो वो जो वेट है उसको उसके लिए मास भी इम्पोर्टेंट है क्या? मास रहेगा। अब ये जरा देखो कि मास क्या प्लस तुम्हें इस बात की जानकारी है कि इस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? क्या सर? है इस स्मॉल क्वांटिटी को स्मॉल जी। तो ये जो एफ जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, Small और g। तुमने अभी अभी बताया है सौम्या कि इसे स्मॉल जी कहते हैं, और जो डाउनवर्ड फोर्स है तो क्या मैं उसे वेट कह दूं? क्यों? भाई इस पर जो फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, अर्पिता ने अभी बताया कि किसी भी चीज पे जो डाउनवर्ड या अर्थ की ओर जो वेट लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो क्या मैं उसे वेट कह दूं? समझ में नहीं आ फिर से समझो कि कोई भी चीज है तो इस चीज पर एक डाउनवर्ड वेट फोर्स लग रहा है, हाँ। तो जो फोर्स अर्थ की वजह से लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे क्या कहोगी? वेट। यानी इसका वजन बहुत भारी है, क्योंकि वेट का मतलब ये नीचे फोर्स लगता है उसके अपोजिट उठाना पड़ रहा है, तो वेट पे कहते हैं यस। तो आप समझ गए? तो जो डाउनवर्ड फोर्स है क्या उसे मैं डब्ल्यू बोलूं? एफ जी को मैं डब्ल्यू बोलूं? और बोलो ये जी और एम ई अपॉन आर स्क्वायर को मैंने क्या लिखा था लास्ट क्लास? स्मॉल जी जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और बाकी बच गया एम। भाई ये जो वैल्यू है क्या ये स्मॉल जी है? ये वैल्यू क्या है? और एम इंटू जी बचा कि नहीं राइट हैंड साइड? अच्छा बोलो। और एफ जी को क्या कह दिया? वेट। क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड, वेट। तो वेट इज इक्वल टू क्या हो गया? mg।
बोलो बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई है तो हम लोग इंटेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि नाउ एग्जांपल 10.4 कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है, तो मास कितना दिया है 10 kg। इसका वेट हम निकाल सकेंगे क्या? वेट का ईशान क्या फार्मूला होता है? मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जी की वैल्यू समझते हो कितनी होती है? हाँ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मास इतना है तो वेट निकालो। तो कैसे निकालें? वेट इज मास इक्वल कितना टू लेते हैं? और जी की वैल्यू कितनी लगती है? 9.8 मीटर तो पर कितना आएगा? 98 न्यूटन। सो यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, क्योंकि ये भी तो एक तरीके का फोर्स ही है। तो मैं क्या लिखूं बताओ? यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, या फिर आप इसे न्यूटन भी कह सकते हैं। साक्षी, क्या आप ऐसा समझती हैं कि किसी चीज का मास ज्यादा होगा तो उसका वेट भी ज्यादा होगा? हाँ। जो किस चीज का मास ज्यादा होगा तो उसका वेट ज्यादा होगा। अब जरा देखो कि डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास पर सर अगर कोई चीज बहुत ज्यादा मास की है तो क्या उसको ग्रेविटेशनल फोर्स में खींचने की भी वो जो फोर्स है वो बढ़ जाएगी? मतलब जैसे कोई चीज 1 kg की है तो उस पर कितना वेट लगेगा? देखो सही बता नहीं, आप सब लोग ध्यान से सुने। आप किताब भी बता नहीं है आप सब लोग। बाद में क्या बता रहे हैं? क्या पूछा था? हमने कहा कि कोई चीज 1 kg के तो उस पर डाउनवर्ड कितना वेट लगेगा? 9.8 मीटर पर सेकंड है। बताओ। वो अभी भी बता नहीं, आप ध्यान से सुन लो। 9.8 ही तो है न्यूटन। 9.8 न्यूटन, क्योंकि आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर मत बोलो, केजी भी लगाओ। अगर न्यूटन, न्यूटन का मतलब क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो 1 kg की चीज है, 1 kg की चीज है तो उस पर 9.8 लग रहा है। 10 kg की चीज होगी तो डाउनवर्ड कितना लगेगा? 100 kg की चीज होगी तो 980 न्यूटन। 980 लग जाएगा कि नहीं? क्योंकि 100 से 9.8 मल्टीप्लाई करो, ज़्यादा मास होगा तो उसका ज़्यादा वेट होगा। अच्छा, मान लीजिए कि कोई चीज़ ये अर्थ खींच रही है और एक चीज़ अर्थ और सन के बीच में रखो, अर्थ भी खींचे और सन भी खींचे, तो उस चीज़ पे फिर वेट नहीं रह जाए। अगर 2 इंटरस्टेलर बॉडीज़ हैं, प्लैनेट या स्टार आपस में खींचे, ऐसी चीज़ होती है कई बार कि आप उछालो बॉल, नीचे आ गए, फिर उछालो और ऊंची तो फिर नीचे। एक बार ऐसा उछालो कि वो मून की ग्रेविटी के संपर्क में आ जाए तो मून खींच लेगा, कहता आ गए वो हमारी जन्नत, हमारे इलाके में आ गए। अब देखेंगे तुम कैसे लौटते हो। बात समझाएगी? क्योंकि जिस प्लैनेट के कोई चीज़ पास होगी, ऐसे तुम मून से भी उछाल रहे हो चीज़, लेकिन वो मून पे लौट रही है, लेकिन मून से ऐसा मारो तेजी से कि वो उछलते उछलते जीरो होने से पहले अर्थ के उस पे आ जाए रीजन। अर्थ ने कहा आगे बेटा, अब आओ हमारी तरफ। ऐसा होता है कि नहीं? तो इस तरीके से एक ऐसा पॉइंट जरूर है, सुनिए, 2 प्लैनेट्स हो या सैटेलाइट, उनके बीच में एक ऐसा पॉइंट है जिसमें अर्थ की वजह से जो फोर्स लग रहा है और जो मून की वजह से लग रहा है, क्या वो फोर्स इक्वल होगा? बोलो, फोर्स ड्यू टू मून। तो एक ऐसा पॉइंट हो सकता है कि नहीं? अब उस समय उस पर ग्रेविटी का टोटल फोर्स कितना लगा बताओ, जबकि इसका मास है, कौन इसे खींच पा रहा है? क्या अब ये अंडर बैलेंस फोर्स है? अगर अर्थ ने इस पर 10 न्यूटन फोर्स लगाया है, मतलब ऐसा पॉइंट आपको मिल जाएगा। धीरे धीरे मून के पास जाते रहो और देखो यार, जितने से मून खींच रहे उतने से अर्थ भी खींच रही है, तो बड़ी आसानी से हिल डुल रहा है। तो इस समय इस पर वेट कितना हुआ? 10 न्यूटन। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो ऐसे में वो चीज कहीं जाएगी? उस पर नेट फोर्स क्या हुआ? 0 फोर्स हुआ। जैसे कोई भी चीज है, मान लीजिए कि हम क्या करें, ये 2 स्प्रिंग बैलेंस है। अब 2 स्प्रिंग बैलेंस है, अब इससे कोई चीज खींची जा रही है। ये देखो, तो कोई चीज हिलेगी ये देखो, मान लीजिए इसे हम खींच रहे हैं, तो इधर से ये खींच रहा है और इधर से
ये खींच रहा है और दोनों तरफ से अगर ये चीजें खींची जाए और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे तो अब ये बीच वाला कहीं नहीं है, इस पर क्या वेट लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। तो दोनों कैंसिल कर रहे हैं कि नहीं एक दूसरे को, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो अगर हम खींचते जाएंगे तो ये समझ में आ गई ना बात। तो यहाँ पर क्या ठीक तरीके से नहीं लगाना है, अदरवाइज हम एक तो ज्यादा फोर्स लगा लेंगे। मान लीजिए एक कोई चीज नीचे गिर रही है, लोहे की चीज है, अब तुम ऊपर के सरफेस में मैग्नेट लगा दो, अब लोहा नीचे गिरा उसका मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ाते रहो, तो अब लोहा का अगर मैग्नेट भी तो खींच रहा है तो वो ना नीचे जाएगा और मैग्नेट से भी खींचा चला आएगा और वो हवा में रुक जाएगा। अगर इस तरीके से बैलेंस करो कि अर्थ नीचे खींचे और उस लोहे को मैग्नेट ऊपर खींचे, तो जितना ठीक अर्थ खींच रही है उतना ही मैग्नेटिक फोर्स लगाओ, यानी मैग्नेटिज्म, तो वो बीच में रुक जाएगा। तो उस पर नेट फोर्स कितना हुआ? जीरो हुआ। ऐसे ही क्या किसी चीज का मास अगर m है तो उसका वेट जीरो हो सकता है? हो सकता है। या वो चीज तुम सोचो कि वो चीज ऐसी जगह पे है जहाँ ग्रेविटी ही ना हो, दूर दूर तक कोई प्लेनेट ही ना हो, तो वो लोग वो चीज़ कहीं नीचे गिरना चाहेगी कि आराम से बस हवा में ऐसे लटकी रहेगी? वो कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी है ही नहीं। तो उसका वेट कितना हुआ? क्योंकि उसमें कोई ग्रेविटी ही नहीं है, कोई ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नहीं। तो किसी भी चीज़ का अगर मास है तो क्या उसका वेट जीरो हो सकता है? यही चीज़ पूछना चाहिए। तो इसका पहला डिफरेंस क्या हुआ बताइए? एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट जो है ऑलवेज एज सम मास, उसका कुछ ना कुछ मास होगा कि नहीं? मास का मतलब अर्पिता बताओ, मुझे कुछ डाउट लग रहा है, मेरी हेल्प करो। मास मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाई या ये ठीक बता रही, इसको हम लोग लिख लें, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन बॉडी। वो सब ठीक है, लेकिन बोला तो मुझे आता है बट मुझे बोलना नहीं आ रहा। बस बिल्कुल आपने ठीक बोल दिया। वही तो Is called mass. Amount of matter contained in a body is called mass. So an object always has some mass. So ठीक है, अब an object may have zero weight. इसका वेट कितना हो सकता है? अच्छा, ईशान मास की यूनिट बताओ। यूनिट ऑफ मास क्या है? इस केजी। और यूनिट ऑफ वेट न्यूटन। यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। वो अगर कैन है उसमें है, ऐसा नहीं कि जीरो वेट होगा, उसका फार्मूला m2 है। जब अगर मान लो वहाँ आसपास कोई ग्रेविटी ना हो, ऑब्जेक्ट ऐसी जगह पहुंचा दो यूनिवर्स के बियॉन्ड, दूर दूर तक कुछ हो ही ना, तो फिर वहाँ उसको कहीं जाएगा। अच्छा देखो, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास एंड डाउनवर्ड पुल, ठीक है, ड्यू ऑन एन ऑब्जेक्ट Due to gravity is called weight. Amount of matter contained in a body is called mass. और ये डाउनवर्ड पुल on an object due to gravity is called weight. इसको वेट कहेंगे और वेट क्या होता है? mg। g में वेरी, जैसे कि अब देखो कि g की वैल्यू बदल सकती है,
ये सर डाउनवर्ड फोर्स 9.81 है और जो इक्वेटर है उस पे जी की वैल्यू है 9.79। अपोल पे 9.1 सो वेट, क्या वेट किसी चीज का वेरी कर सकता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? हाँ कर सकते हो बदल सकता है भाई। अर्थ पे है तो बदल और जाएगा। तो मून की ग्रेविटी में डिफरेंस अर्थ में तुम जैसे एक चीज है तो यहाँ पर तुम क्या सुई आसानी से उठा सकती हो? यस एक नीडल उठा सकती हो। और सन पे क्या 10 हाथी चाहिए एक सुई उठाने के लिए? देखो वो बता रहे हैं, कह रही उसका इतना ग्रेविटेशनल पुल है कि मजाल है कोई सुई उठा ले। तो फिर हमें कितने चाहिए? और मून पे तो इतना हल्का है कि बॉल उछालो और तब तक चाय पियो। कब आएगी? अब चलो दो अब कप इसको चाय कैच कर। दो कप मैं जा रहा हूँ सोने, अलार्म लगा देना जब वो क्या? आएगा। ऐसे तो फिर उधर 2 मिनट का होते जाते हुए क्रिकेट खेलते यानी हैं वन उसका वहाँ पे क्या है कि जो 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वहाँ पर जी की वैल्यू 1/6 है। अब हम कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करना ही है ये देखो मास ऑफ एन मास, देखो यही मैंने बताया कि मास इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेट क्योंकि डाउनवर्ड है। या देखो मास इज स्केलर क्वांटिटी और वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज़ इट क्या बोलना साक्षी तुमने? क्वांटिटी अरे वो स्मार्ट और ये डाउनवर्ड ही करता है। इट इज ऑलवेज एक्टिंग। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर कोई भी चीज तुम मून पर ले जाओगी नेहा तो 1 किलो की चीज क्या 1 ही किलो की होगी कि ज्यादा किलो की भी हो सकती नहीं उतनी ही रहेगी 1 किलो है, लेकिन उसका वेट चेंज नहीं है फिर से समझो। मान लो कि तुमको यहाँ सौम्या को उठाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन तुम अगर वहाँ चली गई ना मून पे तो 6 दोस्तों को बोलोगे कि बैठो इस टब में मैं सबको उठा, क्योंकि वहाँ हल्का है, आराम से उठा सकते। हाँ? 6 लोगों को उठा, 6 गुना। ये देखो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट वेरी। यहाँ पे दिक्कत हो रही, वहाँ अब चलो कार नहीं चल रही, उठा के लिए चलते खाली बाहुबली मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। Sir, एक डाउट है, मुझे तो हम लोग आज तक जो सामान लाते थे वो मास में लाते थे? हाँ वो 2 kg लाते थे, अदरवाइज वो उसका जो स्प्रिंग बैलेंस है ना वो वेट की वजह से उतना दब जाता था कि नीडल घूम जाती थी। इसको कहते हैं एंड्रॉइड स्प्रिंग बैलेंस। यानी प्योर नहीं आएगा मतलब समझ में आ जाएगा। ये देखो ये हमारा एंड्रॉइड बैरोमीटर है, इससे ही समझ में आ जाएगा। हाँ। कि मान लीजिए सीपी की मशीन। जैसे इनको मालूम है, तो और नहीं तो ना हो जिनके घर में डॉक्टर माता पिता तो बेचारे क्या करें। अंदर अगर स्प्रिंग घूम रही, इसके पीछे स्प्रिंग लगी है, वो घूम रही है, ये कॉइल्ड स्प्रिंग लगी है, तो और धीरे धीरे जब स्प्रिंग है नोजल हमने खोल दिया, किस चीज की? ठीक है। तो वैसे ही जब कोई चीज रखते हैं तो स्प्रिंग घूमती है और उसके जितना वजन पड़ेगा उसके हिसाब से बोल देगा 2 किलो, लेकिन एडजस्टमेंट इस तरीके का कि 2 किलो की चीज से वो उतनी ही घूमेगी। अंदर क्या है इसके स्प्रिंग घूमती है, जैसे किसी चीज को दबाओ तो स्प्रिंग के घूमने से नीडल घूम रही है, दबाने से क्या घूम रहा है अंदर में स्प्रिंग कॉइल वाली स्प्रिंग देखिए ऐसे ऐसे, जिसमें चाबी भरी जाती है, ऐसे ऐसे स्प्रिंग होती है वैसी। तो यहाँ पर पीछे एक स्प्रिंग है, वो घूमती है जब हम इस पर हवा मारते हैं, ठीक है, और फिर इससे ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये जितने यहाँ पर सब्जी वाले हैं सबके पास वही चीज़ है, जब वजन रखोगे तो अंदर अंदर वो घूमेगी, वेट की वजह से वो मास बता रहा है। समझ में आई बात की नहीं? तो अब जरा देखें कि वेट में वेरी
फ्रॉम अक्षित, इधर देखिए वेट की यूनिट क्या है? सर वेट की हाँ। न्यूटन। न्यूटन। अब वेट में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस पर वेट किस डायरेक्शन में लग रहा है? बोलो अक्षित। सर नीचे। नीचे किधर? सर अर्थ की ओर। अर्थ के किधर के? सेंटर। तो जैसा अक्षित ने बताया कि किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर 10 kg है तो उसका वेट क्या होगा? 90 ना। तो आपको दो सवाल करने हैं, एक वो big difference. एग्जाम्पल 10.4 10.4 तो हो जाएगा। अरे यार हम यही लिखना तो हाँ लिख देंगे सर पढ़ते हुए गाना। ये मानेंगे थोड़ी इसको कितना भी कम समझाई हाँ इसको तो स्कैमर बनना है, फ्रॉड। अक्षित को सनी का घर बेच दिया। चलो वो मेरा कर लियो एयरफोर्स वाला ना। अच्छा ओ सॉरी तू कैसे बता रहे थे? पापा ने बताया। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी माता के नाम से नाम पे तेरे पास हमारे सब्जियों की बहुत डिटेल लिखे हैं। ये मैं अभी ठीक भी कर देता हूँ। क्या? सब्जी तो नहीं मास पहली लाइन होगी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो और वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। बस मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो। फर्स्ट वाली ना वेट ऑफ एन सर ये नया नया प्रिंट हुआ है क्या? देखो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो। मास ऑफ एन कैन नॉट बी जीरो और वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। वेट ऑफ एन सर मेरे को पर्चा नहीं मिला। बगल वाले ने हड़प किया ये पर्चा दे मेरा। सर बस 20 सेकंड दे दो पूरा हो जाएगा। अब देखो 15। सर पर्चा। पर्चा तुमने पर्चा भरा तो था ना। चलो नाउ हम लोग देखेंगे कि सब पहले उसमें डायग्राम that is सर ड्राइंग में बनाना था ये फैन इनकी तरफ कर दो। क्यों? तो मेरी तरफ करो। अरे पूरा पोजीशन पे आया था। now ये पहना मेरे सेक्शन से लिया हुआ। हाँ कुछ टाइम ठंडी लगती है। okay so comparison of weight on earth and weight on Mars। यानी हम रेशो निकालना चाहते हैं। और मार्स। रेशो ऑफ वेट किसी भी चीज के ऑब्जेक्ट का वेट ऑन अर्थ भी होगा और क्या उस चीज का मून पर भी वेट होगा क्या? वेट ऑन मून। मान लो ये अर्थ है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है तो इस पर एक फोर्स कर रहा है उसे कहेंगे वेट ऑन अर्थ। और मान लीजिए मून है जहाँ एक बुढ़िया बाल बना रही है तो वहाँ पर भी तो उसका वेट लगेगा। हाँ एक पोएम थी हिंदी में से। खरगोश होता है। तो हम अर्थ और मून पर वेट का कंपैरिजन करेंगे। अरे वो चौके। मार गिरेंगे तो कैसा लगेगा? अर्थ एंड दिस इज मून। अब बाकी आप इसके डिटेल मुझे ईशान बता दीजिए कि मास ऑफ अर्थ कितना होता है? 6.0
दूसरे यूनिट में लिखा 6 into 10 24 to the power 20. और इसका रेडियस क्या है? 6 to the power सर 6.37 into 10 to the बहुत अच्छा, लगभग सही बता दिया इन्होंने। देखो इतने एज के हो गए। मास ऑफ अब भी तो छोटा ही है। मून का मास कितना है? हमारे क्लास में हर एक 7.36 into 10 to the power सीनियर 20। देखो एक ब्लॉक बना है, उसी में लिखा है, ब्लू कलर का ब्लॉक है, हाँ यस उसमें सब लिखा हुआ है। 6.37 तो लिखा हुआ है। सही बताया बेटा, यही था। और 1.74 इसका रेडियस क्या है? सर यहाँ तो 98 into 10 to the power 5 पॉइंट। तो ये और एग्जैक्ट है, हम भी वही दे रहे हैं। मास ऑफ अर्थ कितना है? 5.98 10 to the power ये सही है। इनका तो टेस्ट अच्छा ये बताओ कि हम ये निकाल रहे हैं, वी हैव 137 टू फाइंड, अगर किसी चीज किसी ऑब्जेक्ट का मास m है तो उस पर अलग अलग वेट लगेगा कि नहीं? एक बड़ी चीज खींच रही है और एक छोटी चीज खींच रही है तो अलग अलग नहीं वेट लगेगा, ग्रेविटी अलग अलग होगी। वी हैव टू फाइंड रेशो ऑफ वेट of an object of mass m on earth and on moon। तो इन दोनों में प्लेनेट कौन है सृष्टि बताओ, अर्थ है कि मून? प्लैनेट अर्थ होगा और मून क्या है? सेलेस्टियल बॉडी। ये इन्होंने सही कहा कि ये सभी सेलेस्टियल बॉडी आकाशीय पिंड है। और नेचुरल सैटेलाइट तो ये प्लेनेट है और ये सैटेलाइट सैटेलाइट, और फिर सन क्या है? स्टार स्टार। ठीक होगा है। कुछ बॉलीवुड स्टार। अब जरा देखो, तो तो वेट किसी भी चीज का, जैसे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन अर्थ, वो कितना होगा? चलो आपने मून का रेडियस केजी लगा दी मीटर इसको ठीक करो, ये बोर्ड पुराना हो चुका है। तो वेट जो है वो वही है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा, दैट इज g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन। और अगर मान लीजिए आपको वेट ऑन मून चाहिए तो क्या होगा? g m e नहीं बोलोगी रेशियो क्योंकि इन दोनों का मास लिया जाएगा ना अब, और इसमें इसका और इसका लिया जाएगा। सर तो वहाँ पे RE की जगह RM लिखोना, बोलो ये बात सही है? वहाँ पे भी हाँ बोलो, सृष्टि क्या कहते हैं? वहाँ पे भी चेंज करो, मैं क्या पूछ रही था? RE नहीं RM। तो ये कितना पुराना बोर्ड है ना, बोर्ड को बदलना चाहिए। WE मैं भी कुछ ढूंढता हूँ। ये अपने आप ही गलत कर देता है। हम तो ऑटो करेक्ट GMEM अपॉन RE स्क्वायर। जरा देखो इन दोनों को डिवाइड करो, GMEM और उसमें किससे डिवीजन? RM स्क्वायर। R स्क्वायर। ये बात समझे, डिवाइड का ऐसा किया है, क्या चल रहा है? ऐसे भी तो डिवाइड कर सकते हैं। फिर से समझो, एक में मैं अगर ऐसे डिवाइड करूं तो कितना आंसर आएगा? अब कोई लोग अगर ये इंटू लगा के इसको पलट दें तो भी 4 आएगा। हाँ तो हम इसमें इंटू लगा के पलट दें, हाँ ठीक पलट कर दो। और इंटू RM स्क्वायर बाय G RM स्क्वायर। सही है, पलट दिया, बाद वाली चीज पलट दी जाती है। बोलो तो क्या M से M कटा, हाँ G से G G से G कटा, G और बाकी इसकी वैल्यू क्या आ गई? ME बाई MM और RM इस और बाई और RE का वो भी दोनों के स्क्वायर। अच्छा अब जरा देखो,
सर समझ में हमने कहा क्या है हाय भाई, बस बाद वाला पलट दिया, बाद वाला क्या कर दिया, पलट दिया। तो बाद वाला पलट देने की वजह से क्या हुआ, ME/MM लिखा और RM by RE लिख दिया, स्क्वायर एक साथ लगा दिया। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो अलग अलग काटना इच्छा है MM काट दो फिर ऐसे कर नहीं सकता क्योंकि सबकी अलग अलग वैल्यू। ऊपर नीचे से काट ME कितना है, ये ऊपर से ऊपर काट दो RE कुछ नहीं बचने वाला ये देख लो, ये इधर का इधर ही है और जिस इन दोनों का डिवीजन करना है, डिवीजन करने पर ये बाद वाली चीज इधर लिखी और फिर इंटू लगा के पलट दिया। फिर से देखो, अच्छा नहीं हाँ डिवाइड में अरे मैं लिख रहा था कोई बात नहीं। तो जब हर एक को नहीं समझ में आया तो फिर हम क्यों ऐसा काम करें। मुझे तो ये नहीं पता चला निकाल अच्छा ये बताओ, वो अभी समझ में आया उसका एक लड़के ने ट्रेजेडी कर दी ये देखो यहाँ तक समझ में आया, डिवाइड तो कर लिया, ऊपर की W की वैल्यू ऊपर रखी है, WM के नीचे बोलो, सही है। हाँ इन दोनों का रेशो तो बोलो मास से मास कटा, T से T कटा, इतना तो समझ में आया कि नहीं। हाँ और अब इसको क्या मैं ME/RE स्क्वायर और डिवाइडेड बाई MM अपॉन अपॉन RM स्क्वायर। अब कुछ समझ में आया, हाँ फिर से समझो, मैंने जो कटना था काट दिया, फिर दिस बाई दिस कर दिया। सर M से M कर सकता है, बोलो M से M कर सकता है। तो अभी तो पहले वाला सही था जैसा कि इन्होंने कहा कि इंटू लगा के, सनी ने कि आप इंटू लगा के लिख दीजिए चीज को पलट के, बोला कि नहीं बोला। और ये भी उन्होंने कहा कि सर M से मत काटिएगा क्योंकि दोनों की डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो ME क्या है, मास कट जाएगा तो ऑर्थोगोनल बचेगा। देखो हम इतना बड़ा वैल्यू नहीं लेंगे 5.98, कितनी दिक्कत होती है करने में, क्यों नाम 6 ले लें, 5.98 का 6 ले लें अच्छा ग्रेविटी का ये बढ़िया है। और इसे 6.4 पहले से भी लेते आए हैं। अर्थ का रेडियस 6.4 नहीं लिया पिछले हाँ साल, पिछली बार लिया था। थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन कर पिछले लो, साल 6.4 into 10 to the power 6 और इसको कितना अप्रॉक्सीमेट कर लो, केजी और इसको मीटर, सही है। तो ME कितना लिख दूं और RE कितना लिखूं, 6.4 into 10 to the power 6 का स्क्वायर। अच्छा अब ये देखो RM कितना है, 1.74 है, तो 1.74 को सिर्फ 1.7 ले लो, इसलिए इतना करना नहीं, एक एक डिजिट कम कर लो। पहले वाला एक बार लिख देना, पहले वाला ये वाला बेकार है। ये समझ में आया, नहीं आया, ये वाला नहीं आया, पहले वाला सही था। पहले वाला सही मेरे था, को तो ये वही वाला था, आया। पहले वाला। नहीं थोड़ा डिफरेंस है। नहीं बेटा मत मैं लिख रहा ठीक हूँ, है, RM लिखो 1.7 फिर वो भी दिखा दो। into 10 to the power 6, फिर से करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका स्क्वायर और MM क्या है, 7.4 into 10 to the power 22। नहीं ठीक है, अरे मैं लिख रहा था ये लोग क्या चीज बोल रहे हैं। जब मैं लिखता हूँ उसे मिटा देती हूँ अब ठीक है, और RE कितना है, सर आप इसको हम तो वो मना कर रहे हैं कि नहीं करना, नहीं ले लो कोई नहीं कह रहे हैं कि सर हम एग्जेक्ट किए रहते हैं। कौन है ये सृष्टि क्या सृष्टि बिल्कुल एक्यूरेट पे चलती है। अरे मैंने क्या किया accuracy शी वांट लेना एक्यूरेसी कैलकुलेटर हर चीज के साथ अभी तो बड़ी कैलकुलेशन करनी होगी। ये चीज हो गई, जिनको मैं समझा गया, मतलब मैंने सारी वैल्यू रख दी। अच्छा ये बताओ 5.98 ये भी होएगा 1.74 into 1 और डिवाइडेड बाई 1.4 सर फैन बंद कर दो। 6, ये वाला हाँ देखो, ये फैन बंद कर दिया, इससे कुछ राहत मिलेगी। सर मत और into 10 to the power 12 नीचे क्या है,
क्या हो गया तेरे को? बोलो इतनी बात समझ में आ गई? अब जबकि हमें इतनी बात समझ में आ चुकी है, सर कुछ नहीं आया। कैलकुलेटर निकाल रहे सर। अरे सर कैलकुलेटर से करोगे? इधर बीच में रखना। क्या इंटू करना है, किससे इंटू करना है? 5.9 अरे तो अभी कर लेंगे ना, वहाँ पे सीधा लिख देंगे। हो रहा है ना? अब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करो, बताओ तीनों का करो और नीचे का करो। मेरे का दे मैं करूँगा। सर हमने ऊपर वाले का कर दिया 5 पॉइंट वाले। हाँ, तो करो इसका भी। 1.7 से होता है। हाँ? नहीं रुको इसमें। 18.105048 और नीचे अब क्या हुआ? आ गया। देखा गया। 0.8 भी है इसका। दो छोड़ दो। मैं तो अकेला। दे देना। 6.7 ये दोनों एक एक करो। तो चलाने आता मेरे को। मैं भी फोन में करूँगा, मैं इधर भी बच्चों के अननेसेसरी बात मत करो। सर हमें कितने दिया आपने? तो कितना आएगा? जीरो फिट आएगा ही नहीं इतने। ये किसका फोन है? कैलकुलेटर कम पड़ जाएगा, छोटा पड़ रहा है। तो हम लोग नहीं आ पा रहे हैं, जोड़ लेते हैं। थोड़ा सा शांति। सर 18.1 510 हाँ, हो गया वो देखो। 18 में 100 का मल्टीप्लाई करो। 208 अब क्या? 18 18 में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ? 100 का मल्टीप्लाई तो क्या? ये 100 है ना? इधर एक जीरो लगाओ और फिर दोनों को कुछ नहीं, अब इसको डिवाइड करके बताओ। क्या हुआ? 0.5 ये लगा। बैठ जाओ अपनी जगह। सर साइड सर हटो। 0.5 थोड़ा जूस पी लो। अरे नहीं, इसको डिवाइड करो। 6.062483257436 किसके लिए? सर और भी असर आओ ये नेहा का 6.06 ओके, नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर। हमने अप्रोक्सीमेट कर लिया। ये क्या है? यानी किसी भी चीज का वेट, अर्थ पर जो वेट होगा वो मून के वेट से 6 गुना होगा। यहाँ देखो, सुनोगे तभी समझ में आएगा। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 6 टाइम्स मोर देन द वेट ऑन मून। या उल्टी बात करें, ये तो हमने क्या लिखा है बताओ? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ कितना है? 6 टाइम्स इनटू वेट ऑन। अब ये उधर ले गए मून को, तो बोलो क्या आंसर आ गया? कि अर्थ पे अगर मून पे कुछ वेट है किसी चीज का 10 न्यूटन, तो अर्थ पे कितना होगा? 60। 6 गुना ज्यादा होगा। 60 न्यूटन 6 गुना ज्यादा। फिर से समझाओ, फिर से बताएंगे कि अगर मून पे किसी चीज का 10 न्यूटन फोर्स है, तो अर्थ पे उसी चीज को उठाने के लिए कितना न्यूटन फोर्स है? 60 न्यूटन, क्योंकि अर्थ ज्यादा बड़ी है ना। तो लिखो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट on earth is 6 times than its weight
on moon, then its weight on moon. बोलो बात समझ में आई? अब जरा देखो कि weight on moon फिर क्या होगा? शिष्य वहाँ ले जाओ। ये सर ये मत करवाना, टेस्ट तो नहीं होएगा। weight on moon क्या होगा बताओ? कैलकुलेशन में कर लो। सबके पास कैलकुलेटर है, हम कैलकुलेटर नहीं, किसी से नहीं। नहीं सर अच्छा मेरी सर समझ आ मत गई। करवाओ, ये नहीं देखो। आया ये अच्छा, वाला। हम समझाएंगे। फिर से समझाएंगे, हम लोगों को कौन सी जल्दी है। तो कैलकुलेटर में भी फिर से समझो, ये समझ में आया? That is weight on moon कितना है? It is 1/6 of weight on Earth. So weight on moon, इसी को उल्टा करके लिख दिया। देख लो 6 अगर इधर ले जाओ तो weight on moon नहीं आ जाएगा। तो weight on moon is 1/6 of weight on Earth. तो मून पर कोई भी चीज कितनी हल्की होगी? क्या 1/6 होगी? अच्छा एक और बात बताओ कि ये तो मुझे पता चल गया कि वेट ऑन मून कितना होगा। क्या 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ? यस सर। कोई मुझे बताएगा क्या वेट को mg कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं। अरे मम्मा। बोलो, कह सकते हैं? यस सर। तो मास से मास कटा, तो बोलो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मून पर कितना होगा? तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन मून, अगर वहां पे कोई चीज गिरेगी तो 6 गुना धीरे से धीरे गिरेगी। क्यों? क्योंकि वहां ग्रेविटी कम है। तो एक्सीलरेशन कितना है? वहां हर सेकंड उसकी स्पीड कितनी बढ़ेगी? सिर्फ 1.67। देखो कितना गंदा क्वेश्चन है ये। क्या है? कौन सॉल्व करता है इसे? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है इसको नहीं करना है। थैंक यू। सर संडे चुप रहना। इसी बात पर रात कर हाँ ये संडे टेस्ट के दिन मिलेगा अरे क्या मतलब? ठीक है सर हम कुछ कैलकुलेट नहीं करते नहीं डायरेक्ट मिलेगा आंसर सर, देते नहीं हैं। मिलेगा। तो रट क्या होगी क्या? वही ना सो ये तो आना चाहिए, हुआ क्या है? इतना तो रटा भी नहीं जाएगा मेरे से। अरे नंबर जो है वो इतनी बात समझाएंगे, इसको नोट करो अभी। अरे मैं कितनी पीछे हूँ। मैं तो यहाँ पे हूँ। मैं किधर? मैंने शुरू भी नहीं किया। मैं हूँ किधर? सर एसी बंद करो, हवा फेंक रहा सर किसी टेस्ट में मिलता है ना कितना है? 6 लिख दें। पॉजिटिव अच्छा बोलो WE कितना दिया है? 10 वेट ऑन अर्थ, और M नहीं दिया, नहीं दिया। तो अब ये उधर ले जाओ 6 into WM, तो WM कितना आएगा? 10/6, 6 से डिवाइड करो 10 में। 5/3 6 बन जाए, अच्छा 6 और फिर 1.6 से बाद 1.6 बाद 1.6 आता जाएगा। फिर बार या 7 हम बाहर लिख देंगे दैट इज WM। तो आंसर क्या दिया? 1.67 न्यूटन। तो दैट इज वेट ऑन मून। अगर किसी चीज का वेट अर्थ पे 10 न्यूटन है तो मून पे कितना वेट होगा? 1.67 न्यूटन। ओके, देखो 6 6 है वो 5 से ज्यादा है, तो उसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे 5 से ज्यादा कोई करेगा तो पिछला डिजिट बढ़ा दिया जाता है। अब इंटेक्स्ट क्वेश्चन करिए, बात ना करें। इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटेक्स्ट क्वेश्चन पेज 138। पेज 138 पे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वेट ऑफ मून? अपने मन से कर लोगे? हाँ करके ठीक है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। मास Weight। अभी तो किया। अच्छा मुझे सुनाई दिया मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ और Why the weight of an object on moon is 1/6? Weight of an object on moon क्यों 1/6 है weight of an क्योंकि object? उसकी वर्दी निकला है थी। ना हमने। अच्छा आप मुझे ये बता दें कि मून अर्थ से कितना हल्का है? 1/6 बताओ। How many moon can be accommodated within Earth? 90 को 17 जबकि 97 बोल रहे हैं, अब मुझे मालूम नहीं है 97 किसकी बात। हाँ, तो
तो वो हम लोगों ने देखा नहीं था कि उसमें अर्थ समा रही थी, और वो कभी है ना। सो अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा दोबारा दिखा रहे हैं हाउ मैनी मून्स कैन बी अकोमोडेटेड इन अर्थ। 21 सर 19 and half पक्का है। कुछ जल्दी हमारी शुरू होती है। अरे अब दिन जल्दी दिन अरे तो सर्दियाँ आ रही तो सर्दी आएंगी तो बाद स्कूल का भी टाइम सर कैलकुलेटर से खेल रहा है। नहीं, अब कैलकुलेटर दे दो। ये सर ये जो फर्स्ट सर हमारा आ गया। जब सर स्कूल का टाइम चेंज हो जाता या यहाँ पे करेंगे जब स्कूल का चेंज होगा तो लाइए। है यहाँ का कितना बजे हो जाएगा 15 मिनट लेट होगा। 45 3:45 पे आना होगा सर कल 2:30 बजे स्कूल हम्म? सर कल सुबह वाली जो हमारी कल सुबह की क्लास नहीं है। अरे पागल है क्या करेगा तुम? हाँ जैसे तो मैं शाम को नहीं आऊंगा शाम को सबका आता है नहीं वो नहीं पूरे दिन में पड़ रहा था मेरे भाई का अलग है वो अब देखिए छानू इसके समय तेरे को दिखाया देख। हाँ यही देखा था ये मून है। अच्छा तो ये मून धीरे धीरे चला किसकी ओर? सर 19 and half होगा। 19 and half होगा पक्का। हाँ मैंने 20 लिखा था लड्डू रख रहा अच्छा गिन रहे हैं ना हूँ। लग रहा है कि दो वाले काम कर रहे हो अरे दो मैंने कहा था वो 97 पता नहीं कौन बोला मैं मेरे 17 का तो बहुत ज्यादा हो मैंने गया। इसमें 19 का था और इसमें 17 का तो मेरे से अब 97 देखो ये किसमें गया? यार, आज तक गई जुपिटर में। और से जा रही हूँ, तो बहुत ज्यादा हो गया। अर्थ के अंदर तो पहुंचे। 200 समथिंग नहीं ये 97 होगी मम्मी नहीं 200 समथिंग का कुछ ज्यादा ही पड़ा है। क्या होगा? पता नहीं सर स्पीड बढ़ाओ सर। ऐसा लग रहा है कि अपने आप बढ़ गई अपने आप बढ़ गई मैं 200 भी जाता। ओ भाई 600 हजार 82 बस बस 82 लड्डू कितने किलो? अब ये सब में जाएगा। ये तो करोड़ों लाखों हजारों इधर मंगल ग्रह लग रहा है। इसमें जुपिटर जाएंगे। नहीं सर नहीं। नहीं जुपिटर जाएंगे अर्थ अंदर। जाएंगे। दौड़ा दौड़ा अभी देखना चारों तरफ से इतनी बड़ी बड़ी रेस टाइप की जाएगी तो भी नहीं मरेगा ये कभी नहीं मरेगा ऐसा लग रहा है कि सारे कच्चे कच्चे एक हजार हो जाएगा
नहीं ऐसे भी नहीं लगेगा जेम्स का नहीं लाखों से ऐसे चार रहा है बहुत रैंडम लग रहा है एक चाप एक बच्चे में चाप लग रही हो 1 करोड़ 3 लाख हो गया 3 लाख ऐसे नहीं लग रहा किसी कंटेनर पानी भर रहा 12 गया सो इस तरीके से हमने देखा कि मून बहुत छोटा है तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ठीक है क्वेश्चन में ये बात पूछी गई है कि why is the weight of an object on moon is 1/6 so moon is very much lighter 100 गुना हल्का है वैसे तो 19 मून ही आते हैं लेकिन वेट कितना हल्का है उसका 100 गुना 100 टाइम्स उसमें 24 आता है उसमें 22 आता है मास में सो मून इज सेकंड क्वेश्चन देखें मून इज मच लाइटर देन अर्थ सो इट्स ग्रेविटेशनल pull on an object is also lesser. Hence, weight of an object on moon कितना होगा? 1/6 of weight of an object on वो ग्रेविटेशनल है कि gravitational pull. यानी जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है किसी भी वस्तु पर वो बहुत कम होगा इसीलिए जो चीज हल्की है ना अब जरा देखें करेक्ट रिचार्ज लेट अस गो टू इन टेक्स्ट क्वेश्चंस अभी वहीं पे है ये एक्सरसाइजेज में आओ exercises that is gravitational force acts on object in proportion to their mass then why a heavy object does not fall faster than a light object कौन सा बोलो क्वेश्चन अर्पिता सेकंड क्वेश्चन का आंसर कराया जा चुका है पेज नंबर बताना है तो जल्दी गिरता है ना तो अब वो- पूछ रहे हैं कि किस केस में नहीं कोई गिरता पेज नंबर बता दो एक्सरसाइजेज का सेकंड क्वेश्चन हाँ बोलो तो मतलब पूछ क्या रहा है इसका ये क्वेश्चन मेरे को समझ क्वेश्चन नहीं आता कि दो चीज है तो अगर ये कहा जा रहा है कि मास ज्यादा होगा तो क्या ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा मतलब जैसे 10 किलो की चीज है उस पर पुल ज्यादा है कि 1 किलो की चीज पे तो 10 किलो की चीज जल्दी क्यों नहीं गिरती जल्दी तो गिरती है ये ठीक है जैसा इन्होंने कहा कि चाहे 10 किलो की चीज हो और चाहे हल्की चीज हो वो एक ही टाइम से गिरती है एक्सेलरेशन तो सेम होता है ना दोनों सर आपने तो बोला था पंख बाद में गिरता है भाई ये तो देखो और ईशान vacuum को- level same distance in वो same vacuum time में होता है। direction of motion is independent इनको याद है ईशान को इनको दिखाया गया आपको भी दिखाया गया याद नहीं सर याद है जो कबूतर का पंख कैसे ईशान को याद रह गया हर चीज देख लो क्यों मैं साथ हर चीज इसमें देखो ये वैक्यूम है इसमें एक स्टोन है और एक कबूतर का पंख है तो क्या दोनों साथ में गिर रहे हैं वैक्यूम नहीं है वैक्यूम लेकिन हमें वैक्यूम की कंडीशन माननी पड़ेगी देख लो फिर से देखो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ठीक है तो ये इसमें एक चीज ये वाली ले लो इसमें भी उतना अच्छा वैक्यूम नहीं है तो इसमें देखो पहले कौन गिर रहा है आप देखो
पंखा बाद में गिरता है, पहले स्टोन गिरता। हाँ पंख बाद में। और लेकिन ये जो चीज है इसका वैक्यूम लीक हो गया, ये डॉट हटा दें तो वैक्यूम लीक हो गया, डॉट ही तो लगा। लेकिन इसमें क्या इन्होंने वैक्यूम सील कर दिया कांच को, ये निब अगर ठक से हुई तो ये फुस से हवा निकल जाए। ठीक है, हाँ इसी निब की कीमत है जो 5000 इसे बनाती है। फिर ये पिचक जाएगा, फिर ये चला जाएगा। अब ये देखो ये दोनों सेम गिरे, चाहे आप कितनी बार भी कर लो। ये करके दिखाया था कि नहीं? इसमें दो चीजें, कबूतर का पंख भी है और एक क्या है, और एक लोहे की चीज है। तो वही वो कह रहा है कि अगर दोनों का मास, मतलब जो जिसका मास ज्यादा है सौम्या, बोलो उस पे ग्रेविटी ज्यादा है कि कम? ज्यादा है। तो वो चीज और जो हल्का है वो साथ में क्यों गिर रही है? क्योंकि इसमें ग्रेविटी है। ये सीखता है। वैक्यूम में ग्रेविटी देखो कितनी, मतलब और कोई हो तो ना बता पाए। इन्होंने As equation of motion is independent. ये देख लो, वो भी बता दिए। अरे लास्ट में आंसर। यानी जो भी चीज है हम भी देखेगा। कि हमें बोलो ये बात मालूम है कि जो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन या फिर मास इनटू ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन होती है। और किसी भी चीज की जो डिस्टेंस होती है, सेकंड क्वेश्चन, नोटबुक में लिखा है। तो द डिस्टेंस होती है एस, क्या होता है? ut और प्लस हाफ gt स्क्वायर। सो द इक्वेशन ऑफ मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। क्या दो चीजें उनका मास अलग अलग भी है तो सेम डिस्टेंस सेम टाइम में ट्रेवल करेंगी? हाइट लिखो ना उससे। भाई हाइट लिख लो। तो एस इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ सर मास। पर हमने ये वाली इक्वेशन ही क्यों ली? और बता रहा हूं, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। जरा ये देखो कि जो फोर्स है वो किसके इक्वल है? जी एम ई एम बाई आर ई स्क्वायर। अच्छा, क्या इसी को तुम वेट कह रही हो? हाँ एम जी। जी, और इसको क्या कह रही हो? जी इंटू एम। ये चीज क्या कहलाई? जी स्मॉल जी जी। इंटू एम। अच्छा, अब ये मुझे बताओ कि वेट हो या फोर्स हो, उसे आप क्या कह सकते हो? क्या उसे एम ए कह सकते हो? तो एम कट गया तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन किसके इक्वल हो गया? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और फर्दर ही किसके इक्वल हो गया? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किसी भी चीज पर एज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज फ्री फ्रॉम मास, मास तो कट गया ना, तो मास पे अब ये डिपेंड करेगा क्या? तो मास इज कैंसिल्ड आउट, सो इट विल नॉट डिपेंड ऑन मास। तो उस इक्वेशन का यूज कहाँ हुआ? यूज इस तरीके से हुआ, मान लीजिए कि इधर देखो कि अगर कोई चीज गिर रही है, कार ही गिर रही है एक लेग से, तो वो लोग कितनी देर में गिरी थी? क्या 0.5 सेकंड? 1.25। 0.5 सेकंड में गिरी थी या 1.25 सेकंड में? तो तुमने वजन पूछा था क्या कार का? नहीं पूछा था। नहीं। तुमने तो खट से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लिया, क्योंकि वहां पर मास का कोई मतलब ही नहीं था। कोई हल्की चीज गिरती या भारी चीज गिरती, सब पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इतना ही है। ये देखो, जैसे एक बहुत ऊपर की मंजिल है, तो 0 से चला तो कोई चीज 1 सेकंड में कितने पे आ जाएगा? 9.8 मीटर, पर सेकेंड। और उसकी स्पीड इतनी हो जाएगी। फिर एक और सेकंड चला तो 1 सेकंड में 19.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। सर ये तो मुझे ये बताओ, तो 1 क्यों लिखा? अब मुझे बताओ, अगर ये सेकंड पे वेलोसिटी हर सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो बोलो ये अगर 2 सेकंड में यहाँ तक गिर रही तो ये कितनी देर में गिरेगी? 19। वही उतनी ही देर में, क्योंकि 1 सेकंड बाद उसकी भी वही स्पीड होगी और फिर 1 सेकंड बाद ही हो जाएगी। तो क्या मास से डिपेंडेंट है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन? बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे मान लो आप कहते हो मैं एक बॉल गिरा रहा हूँ, 10 सेकंड है, और तुम 2 बॉल रखो और छुआ दो, कहते तुम दोनों जुदा मत हो ना, बहने हो और गिरो, और तुम्हें क्या जल्दी गिर जाएगी? तुम कहते हो हमने तो डबल मास गिराया है, जल्दी गिर जाए। या 3 बॉल छोड़ो पकड़, कहते तुम तीनों बहने हो, तो उससे क्या होगा? छूने से क्या वो जल्दी गिर जाएगी? तो उतने ही सही गिरेगी। तुम 3 गुना मास गिराओ, 4 गुना मास, अगर सब अलग अलग मास होता तो फिर खिलाड़ी संशय में पड़ जाता, ये पता नहीं 100 ग्राम के 110 के मैं कब इसे कैच लूं। बोलो
चीजें सब मास से इंडिपेंडेंट है, तभी तो उसकी ट्रेजेक्ट्री और आने का टाइम कोई पता कर पाता है। मास से इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो सब एक ही टाइम पे गिरेगी। अगर कोई भी चीज एक साथ ही है, तुमको मालूम है कि जो एस्टेरॉइड की बेल्ट है, आपने एस्टेरॉइड की बेल्ट देखी है जो अर्थ के बाहर, वो आपस में टकरा जाते हैं, वो इतने पास पास हैं, मिलियंस एंड बिलियंस हैं, क्या वे आपस में टकरा रहे हैं? नहीं टकरा रहे हैं, क्योंकि सब एक ही एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं। अभी तो आपने कहा तो था नहीं कर रहे हैं क्योंकि मास पे इंडिपेंडेंट है। समझ में आ गई बात कि नहीं? कोई भी फिर से समझो कि मान लीजिए अगर अर्थ मूव कर रही है, अर्थ किसके चारों ओर मूव कर रही है? सन के चारों ओर। और अगर अर्थ की ऑर्बिट में एक दूसरा और कोई ऑब्जेक्ट आ जाए और उसकी भी वही वेलोसिटी हो जो अर्थ की हो, तो क्या वो कभी अर्थ से टकराएगा? वो भी उसी स्पीड से मूव करेगा। तो इस तरीके से कोई भी अगर दो चीज, चाहे आप भारी छोड़ो या हल्की छोड़ो, बिकॉज इट ऑल इज गवर्न्ड बाय, किससे गवर्न होती है? इक्वेशन ऑफ मोशन से। और जिसमें सिर्फ हम एक ही जगह क्या रख देते हैं? जी रख देते हैं। एंड इट इज फ्री फ्रॉम मास। क्या इक्वेशन ऑफ मोशन में मास आता है? सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। सो सबके गिरने का समय एक ही होगा क्या? अगर कोई कह दे 100 है, अर्थ के लिए ही बना है, आइडेंटिकल सिचुएशन है, थोड़ा बहुत डेविएट करता है, पॉइंट्स में सेकंड में डेविएट करता है, अदरवाइज जैसे पेपर है, पेपर को मोड़ के फेंको और एक ऐसे ऐसे, तो जिस पे ज़्यादा ड्रैग लगेगा वो धीरे धीरे गिरेगा। लेकिन अगर कोई भी चीज़ अच्छे खासे क्या करो, आप उसे क्रम्प्ड पेपर है तो वो उतने ही समय में गिरेगा, क्योंकि ड्रैग कम लगे। तो आप क्या लिखेंगे बताइए? सीधी सी बात, इक्वेशन ऑफ मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, सो लाइटर ऑब्जेक्ट एंड हेवियर ऑब्जेक्ट बोथ लैंड इन एट सेम टाइम इफ ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट। रिपीट करो, देखो सृष्टि रिपीट कर रही है, अभी वही चीज तुम्हें रिपीट करना है, पहले करना। हाँ बोलो, देखा खेल का नतीजा। हाउ द लाइफ इज स्पॉइल्ड इफ यू कैन नॉट लर्न फ्रॉम सृष्टि, देन व्हाट कैन यू लर्न? ये इस तरीके से ही बुद्धू नहीं हुई है, इसने पर्पसली और डेलिबरेटली अपनी जिंदगी खराब की है, और तुम फिर भी नहीं रिपीट कर पा रहे हो। रिपीट दिस। Equation of motion is free from mass, as if we drop the object of different mass with the same height, then they will fall with the same acceleration on the. They will land on ground at same time. Repeat करिए बेटा सृष्टि। इक्वेशन ऑफ मास। देखिए नाइन्थ, अब ये सोचिए कि मैं नाइन्थ में हूँ भी कि नहीं, क्योंकि तुम्हारा बोला हुआ नहीं बोल पा रही बेचारी। फिर से रिपीट करो। As equation of motion is independent of mass, if two objects that are dropped of different masses that are dropped from same height will land at the same time On ground. On ground. Repeat करो। Equation of motion is free from mass, as when we drop two objects from the same height, they will land on ground after same period of time. आप बेटा करिए। इक्वेशन ऑफ मोशन हैव इक्वल ऑफ मासेस। ऐसे नहीं होता है, बोलो एक बार और, एक चांस और। As equation of motion is free from mass, then if two objects are dropped from same height, they will land on ground on same time. थोड़ा सा गड़बड़ी करी, बोलो। As equation of motion are independent of mass, so if two objects are dropped from same height of different masses dropped from same height will land on the land at the same time. और लैंड टू ग्राउंड एट सेम टाइम। रिपीट करो। As equation of motion एक लग रिपीट करो। As equation of motion is independent of mass, so all object travels with same distance, and all object which has different mass travels with same distance and ठीक है, drop on. तो इस चीज को हम लिखें कि इक्वेशन ऑफ मोशन, The second question is हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशंस आर, वो क्या है? Independent इंडिपेंडेंट of mass. of mass. So if objects of different masses are dropped from same height
same height, then they will land. These will land. या reach to ground. Reach to ground at same time. सर मतलब इसमें जो भी है वो सब इसी से गवर्न है, इसमें मास कहीं आ ही नहीं रहा है। तो मास का जब एक्सेप्ट नहीं है तो तुम्हारा स्कूटर गिरे या कोई भी चीज गिरे सब एक जैसे ही गिरेंगे। और पेपर ये धीरे गिरता है, इसमें ड्रैग का कसूर है। ड्रैग का कसूर। और सुनो, अगर तुम कार के अंदर बैठी हो तो कार गिर रही है तो तुम कार के साथ साथ गिरोगी कि मतलब कार पहले गिर जाएगी और तुम बाद में गिरोगी? साथ साथ। अगर लिफ्ट का ऊपर का धागा टूट गया तो जब लिफ्ट गिरेगी, लिफ्ट 500 किलो की है और तुम 40 किलो की हो, तो बताओ कि तुम्हारा सर लिफ्ट से टकरा जाएगा कि उसके साथ ही साथ गिरोगा? तो इससे क्या पता चलता है कि दो योर मास एंड मास ऑफ लिफ्ट आर डिफरेंट, देन आल्सो बोथ ऑफ यू आर लैंडिंग टू ग्राउंड एट सेम टाइम। ऐसा तो नहीं होता है कि वो उसी में टकरा जाए। और नहीं तो अपने घर में एक प्लास्टिक की बोतल लो और उसमें एक दो गोली रख दो आटे की, कुछ गिराओ तो वो उसके साथ ही साथ गोली गिरेगी, जब जमीन में आएगी तब उछलेगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले ही वो उसके ढक्कन पे टकरा जाए, कभी नहीं होगा। गोली रखो। बट ऐसे तो वो हाँ बोलो बोलो। लाइक बॉटम से टच है ना उसका। हाँ, inertia of बॉटम जहाँ पे है, अगर बीच में रख के गिराओ तो बीच में रखे, लेकिन तुम वो तो बॉटम से रहेगी टच, तो तुम गिराओगी और क्लोजली उसका कैमरे पे फोटो लो तो तुम देखोगे कि हर स्थिति में वो दोनों साथ ही गिर रहे हैं। बात समझ में आ गई? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ और 1 kg का ऑब्जेक्ट है, और अर्थ का कितना मास है? 6 into 10 to the power 24 kg. kg। और अर्थ का रेडियस क्या है? 6.4। 4 into 10 to the power 6. अच्छा, 1 मीटर अगर ऊपर है तो 1 मीटर नहीं लेना, क्योंकि ये बहुत इतना ही रेडियस बहुत बड़ा है, एक जोड़ के भी क्या हुआ, तो सेंटर से सेंटर तक का ये डिस्टेंस। ठीक है, तो बोलो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, दो चीज के बीच प्रॉब्लम जो फोर्स लगता है ग्रेविटी की वजह से, वो किसके किसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। किसके किसके? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। तो मास ऑफ अर्थ हुआ कि नहीं? दो चीजों का मास और साथ में उनके बीच की डिस्टेंस। तो अब अर्थ के पास ये पेन है तो हम रेडियस ही ले लें, 1 मीटर में कुछ हो जाता है क्या? तो मैं क्या ले रहा हूँ? रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? दैट इज RE का स्क्वायर, और एक G लगता है, वो कांस्टेंट ऑफ मीडियम है जिसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हाथ कटे बताइए। ठीक है, तो अब G क्या है बताइए यहाँ पर? यूनिवर्सल Law of gravity. ग्रेविटेशनल Constant. कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। नाउ FG, तो ये 6.7 ले लें, और मास 1 है, और मास ऑफ अर्थ कितना है बोलो? 6 into 10 to the power, 24. और ये रेडियस कितना है? 6.4 into 10 to the power 6 मास meter. सही है, हाँ बोलो बेटा। मास तो 1 kg है। मास 1 kg, देखो एक लिया। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना लिया? 1, और अर्थ का कितना लिया? 6 चलो, अब सारे डिजिट एक तरफ रखो, 6.7 into 6, और नीचे क्या रखो? 6.4 into, अच्छा, और ऊपर क्या आया? 10 to the power 24 minus 11, और नीचे क्या आया? 10 to the power 6। सही है। अब यहाँ पर एक डेसिमल से एक डेसिमल गया, और एक डेसिमल जाएगा तो एक जीरो ऊपर बढ़ेगा। बोलो, अब इनका जरा वो करो, 10 to the power कितना आएगा? तो 13 13 से 12 माइनस करो। पहले क्या हुआ? ठीक है, और 10 to the power 12। और यहाँ बताइए कि इनको मल्टीप्लाई करो जरा। हाँ, 67 है, 60 इसको सिंप्लीफाई करना है। 64 को जरा 60 से ये करो, 4 से काटो,
4 1 जा 4 और 4 5 जा, अब 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। तो 15 का मल्टीप्लाई करो, बताओ 15 7 जा 105 और 15 6 जा 90 और 90 और 10 100 और 16 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 16 4 जा 64 और 16 6 जा 96 और 284 आएगा। 64। तो ये कितना आ गया? 284 आएगा। 6 6 12। मैं एक बार खुद भी कर लूँ, जैसा कि ये बता रहे हैं नहीं उतना ठीक है, फिर भी काफी करेक्ट बताया। इनटू 10 टू द पावर कितना आ गया बताओ? 13 ऊपर आया और नीचे कितना आया था? 12। तो कितना आ गया? 1005 सर ये किया था, और अपॉन अब याद आया। 10 24। तो कितना आ गया बताइए? 10050 और सर अपॉन ये किया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, इसको फिर से कर लिया जिससे एक बार बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी आ जाए। और प्रॉब्लम भी है तो थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा कि दो चीज़ों का मास ले लिया और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर ले लिया और एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू डाल दी, ये जी की वैल्यू उसकी फिक्स वैल्यू है। सही है। अब ये देखो दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करो 5 0 2 5, इसको करो 5 1 2। अब 5 1 2 से इसमें डिवाइड करो। क्या लगता है आपको कि 1 kg की चीज है तो उसमें कितना आएगा उसका वेट? लो अर्पिता ने सीधा 9.8 मीटर क्योंकि न्यूटन। 9.8 वेट इज इक्वल टू क्योंकि 1 kg के है तो 1 into 9.8 और वैसे भी इसका इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5 1 2 का उतना ही आना चाहिए। देख लेते हैं। यहाँ से पहले भी 9 2 जा हाँ, बस ये रखा है। 9 1 9 1 10 9 तो ये कितना आ गया? तो 6 आ गया, 1 आ गया, 9.28144 9.8 आ गया। देखो ये बिल्कुल सही बता रही हैं। 9.8144 वही तो बोला। वही तो बोला। आ गया 9.8 144 तो 1 कैसा है? अभी आ गया 9.8 न्यूटन आ गया फोर्स। बोलो बात समझ में आ गई? 9.8144 ओके सो व्हाट इज, अब यही क्वेश्चन आपके सामने, इसे ही करके दिखाइए। इस वाले को ही। ऐसे ही वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। हाँ? ये थर्ड ही वेट करना वाले है, फॉर्मूले से कि ऐसे? एक सेकंड करना है, थर्ड नहीं नहीं सर सेकंड सेकंड तो बेटा करना है, नहीं तो लिख ही नहीं पाओगे वहाँ पे नहीं एग्जाम। सेकंड में ये वाला ही करके दिखाना है, सिर्फ वो वाली चीज हैं? वही लिख के छोड़ना है, हाँ ना ठीक है, ये तो याद है। उतना ही लिखना है। इक्वेशन ऑफ मोशन इज द तो ये जो नीचे का है उसको नहीं नहीं वो सब कुछ नहीं करनी। सेकंड में वो अलग लिखो और थर्ड में ये करना है। मेरा पेपर वो वाला चाहिए बोले नहीं वो ये लो। सर वो दूसरी वाला इजी रहेगा ना, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटेशन। सर लेकिन फिर वो वैल्यू न दी होती, आपको सर। यूटिलाइज करना देती है। सर कैलकुलेटर मिलेगा क्या? फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा हाँ एग्जाम में क्योंकि कि देखो सर कैलकुलेटर दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगेगा सर, हमें आपकी हर चीज अच्छी लगती है सर। हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। सर कैलकुलेटर दे दो। चलो अब जल्दी जल्दी करो और जल्दी जल्दी छुट्टी पाओ। सर दे दो। तुम्हें इसमें क्या कैलकुलेट करना जो ऐसी चीजें नहीं कर पा रही हो? सर 6.7 हाँ, तो उसको into रट लो, 6। अरे ठीक है बस रट तो सकती हो। सर वो तो नहीं बिठाओगे ना, यहाँ तक तो लिख ही लोगी और फिर सीधा लिख देना आंसर। सर पिछली बार तो रट के ही गलत हो गया था सर मेरा। वो तो नहीं बिठाओगे ना, मास कहीं एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया, कहीं 2 वो 4 जो डायग्राम में लिखा है, किया है। वो जो सर्कल में लिखा है ना मास ऑफ अर्थ, हाँ। वो नहीं बिठाओगे। नहीं, आपकी बुक खुली रहेगी, बुक में है सब, बुक खोलो, हैं? बुक से ही तो करना। एग्जांपल नहीं है एक्सरसाइज। एग्जाम्पल को एंट्री करो।
क्वेश्चन वो लिखना है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वो सब कुछ नहीं लिखना है, वो उसके लिए बताया कभी वो सब बस फार्मूला लिखो। चल सर ये छोड़ दो, ग्रेविटी की वैल्यू और ये भी अब वो सब छोड़ देना, वो तो बुक में भी है, क्वेश्चन खोलो देखो बुक में है। सर सेकंड क्वेश्चन में जो इतना बुलवाया आपने को सुनना ही था ना। हाँ सर एक सेकंड सर बस 2 सेकंड। 2 सेकंड में फिर दूसरे बच्चे वेट करते हैं। उनको मौका मिलता है। तो टेस्ट मत लिया करो।